हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपन तिलहनी फसलों की बात कर रहे हैं, ऑयल सीड क्रॉप की बात कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने जो ऑयल सीड क्रॉप लेके आया हूं वो है सूरजमुखी सनफ्लावर के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सूरजमुखी के केस का। और इसमें सबसे पहले आता है इसका वानस्पतिक नाम। तो इसका वानस्पतिक नाम है हेलिएंथस एनस। हेलिएंथस एनस के नाम से बोटनिकली इसे जाना जाता है। देन इसका जो कुल आता है उसे अपन कंपोजिटी, जिसका दूसरा नाम एस्ट्रेसी भी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसके तो उत्पत्ति स्थान जो है वो मैक्सिको है और यही उत्पत्ति स्थान आपके मक्का का भी है, मेज का भी है। मक्का का और सूरजमुखी का दोनों का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको माना गया है। गुणसूत्र संख्या 2n = इसमें 34 होती है। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसका वानस्पतिक नाम बोटनिकल नेम हेलिएंथस एनस, देन इसकी कुल और फैमिली दैट इज द कंपोजिटी और एस्ट्रेसी, देन इसका ओरिजिन प्लेस जो है मैक्सिको। ये 3 पॉइंट आपको इस केस में ध्यान रखने हैं। देन बढ़ते हैं इसमें अपन आगे और नेक्स्ट 1 पॉइंट आता है इसके केस में, इसका पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, तो रेसिमोस या कैपेटुलम। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 स्टार दे दे। इसका पुष्पक्रम कैपिटुलम कहलाता है। देन इसका जो फल प्रकार है वह एकीन कहलाता है, इसको भी आप स्टार लगा दे। आपकी जो एक दूसरी फसल है सूरजमुखी दैट इज द सनफ्लावर जो अपन बात कर रहे हैं, और इसके बाद एक आएगी कुसुम दैट इज द सेफ फ्लावर। दोनों ही केसेस के अंदर जो है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वह रेसिम कहलाएगा या कैपिटुलम कहलाएगा और फल प्रकार जो है एकीन कहलाता है। और दोनों ही जो फसलें हैं कंपोजिटी कुल या एस्ट्रेसी कुल से संबंध रखती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अंकुरण की बात करें, जर्मिनेशन की बात करें तो इसमें इपिजियल प्रकार का अंकुरण होता है, यानी बीज जो होता है इस प्रकार से बाहर निकलकर अंकुरित होता है, भूमि से बाहर निकलकर, यानी अपन इसको इपिजियल ऊपरी भूमिक अंकुरण कहेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इस सूरजमुखी का जो पौधा है दिवस निष्प्रभावी है, अर्थात पुष्पन के समय प्रकाश की अवधि का इसकी ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और धूप में ऑक्सीजन की सांद्रता के कारण इसका मुंडक जो होता है सूर्य की ओर मुड़ जाता है, आपने देखा होगा, और जिसे अपन बोलते हैं हेलियोट्रोपिज्मा, अर्थात सूर्य की ओर उसके मुंडक का मुड़ना ही हेलियोट्रोपिज्मा कहलाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से, नंबर 1 कैपिटुलम के बारे में, नंबर 2 एकीन के बारे में, और नंबर 3 जो आता है दैट इज द डे न्यूट्रल प्लांट, और नंबर 4 आता है हेलियोट्रोपिज्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है, इसमें तेल कितना % होता है, इसको 5 स्टार लगाएं, काफी इंपॉर्टेंट है। 45 से 50% जो होता है इसके अंदर तेल पाया जाता है सूरजमुखी के अंदर। देन इसके तेल में जो लिनोलिक अम्ल जो होता है वह 64% होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। लिनोलिक अम्ल एक प्रकार का असंतृप्त वसीय अम्ल है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो सर्वाधिक जो होता है कुसुम के तेल के अंदर, सेफ्लोर के तेल के अंदर 78% पाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। और यह हृदय रोगियों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए काफी लाभप्रद माना गया है। सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक अम्ल 64% की अधिकता की वजह से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकने और उस पर अपचायक प्रभाव डालने में सहायक होता है, इसलिए हृदय रोगियों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है दैट इज द पूफा, इसको भी आप 5 स्टार लगाए। पूफा का अर्थ होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी बहु असंतृप्त वसीय अम्ल। और आपको पता है इसमें बहु असंतृप्त वसीय अम्ल होता है लिनोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, लिनोलिक अम्ल होता है। और जो सूरजमुखी के अंदर 64% होता है, और जो सर्वाधिक कुसुम के अंदर 78% होता है। और यही इसकी एक मेन विशेषता है पूफा। खली में प्रोटीन 40 से 44% और सूरजमुखी की प्रोटीन इन्युलिन के नाम से जानी जाती है। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सूरजमुखी का केस का जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसमें तेल कितना % होता है, तो 45 से 50% तेल होता है। इसमें लिनोलिक अम्ल कितना होता है, 64% होता है। सबसे अधिक इसमें होता है कुसुम या सेफ्लोर के अंदर होता है, इसको अपन पूफा के नाम से भी जानते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है, इसका परीक्षण बार टेस्ट वेट जो होता है वह कितना माना गया, 1000 बीजों का तो 55 से 70 ग्राम माना गया इसका टेस्ट वेट। देन इसमें परागण कैसा होता है, ये मोनोशियस प्लांट है, द्विलिंगी है, और इसे प्रोटो एंड्री कौन सी कंडीशन पाई जाती है, प्रोटो एंड्री कंडीशन पाई जाती है। और प्रोटो एंड्री
प्रोटो एंड्री कंडीशन की वजह से इस फसल के अंदर जो है पर परागण की कंडीशन पाई जाती है। तो आपको प्रोटो एंड्री कंडीशन ध्यान रखनी है कि सूरजमुखी में प्रोटो एंड्री अर्थात नर पुष्प जो होता है वह पहले मैच्योर हो जाता है। देन इसमें पर परागण में मधुमक्खी जो है वह सहायता करती है। हनीबी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हैंड पॉलिनेशन, 5 स्टार लगाना कि इसमें हस्त परागण की आवश्यकता महसूस की गई है। हाथ द्वारा परागण कराना इस फसल के अंदर लाभप्रद माना गया है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए हस्त परागण कौन सी फसल के लिए लाभप्रद है, कौन सी फसल में किया जाता है, तो एग्रोनॉमी की फसलों के अंदर इसमें नाम आएगा आपके सूरजमुखी का। और आपकी उद्यानिकी फसलों के अंदर हस्त परागण के अंदर नाम आएगा खजूर का, डेट पाम का, जो आपको मालूम होना चाहिए। यह सूखा प्रतिरोधी फसल है, इसको 2 स्टार दे। ड्रोट टॉलरेंट, ड्रोट इंडिकेटर प्लांट के रूप में इसको जाना गया है। और यह बोरोन की कमी का सूचक भी है, इसको भी 2 स्टार दे। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आ रहा है? नंबर फर्स्ट, इसके अंदर प्रोटो एंड्री पाई जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नंबर सेकंड इसके केस में इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसमें हस्त परागण जो है करवाया जाना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है सूखा प्रतिरोधी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है और बोरोन की इंडिकेटर का प्लांट है। ये 3-4 पॉइंट इस केस में काफी इंपॉर्टेंट है जो इस स्लाइड से आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है यह डीएनपी अर्थात डे न्यूट्रल प्लांट की श्रेणी में आता है, अर्थात दिवस निष्प्रभावी पौधा है। दिवस निष्प्रभावी पौधा है अर्थात दिन में प्रकाश की अवधि का प्रभाव इस पौधे पर नहीं पड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसी वजह से इसको वर्ष में कभी भी उगा सकते हैं। इसको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वानस्पतिक घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाते हैं और इसके तेल में जो कसेलापन होता है वह ऑक्सीकरण के कारण से होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना सूरजमुखी एवं मूंगफली, सूरजमुखी एवं मूंगफली, सूरजमुखी एवं मूंगफली दोनों ही के तेल के अंदर जो पंजेंसी होती है वह ऑक्सीकरण के कारण ही होती है, ऑक्सीडेशन के कारण ही होती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक डे न्यूट्रल प्लांट है। इसके साथ साथ इसको तीनों सीजन में उगा सकते हैं। ये एक आइडियल केज क्रॉप के रूप में भी जानी गई है क्योंकि इसको लैंड जब खाली हो तब इसको काम में ले सकते हैं और पंजेंसी ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। तो इस केस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो नंबर फर्स्ट वन इज द डीएनपी, दिवस निष्प्रभावी पौधा, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इसमें पंजेंसी जो मूंगफली ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर दोनों के अंदर जो होती है वह ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण के कारण होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसकी कौन कौन सी किस्में हैं, वैरायटीज कौन कौन सी है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटियां हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिव्यमुखी, बादशाह और ज्वालामुखी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद BSH1 जो इसकी पहली हाइब्रिड वैरायटी है इसके बारे में पता होना चाहिए। देन इसकी ओपन पोलिनेटेड वैरायटियां मॉडर्न और सूर्या का केस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे BSH1 जो इसकी फर्स्ट हाइब्रिड है ये आपको मालूम होना चाहिए। ओपन पोलिनेटेड वैरायटियां मॉडर्न और सूर्या का केस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें आपको दिव्यमुखी, बादशाह और ज्वालामुखी का मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है बुआई का समय। अपन कह रहे हैं तीनों ऋतुओं में बो सकते हैं। तो खरीफ में जो इसकी बुआई है वह जुलाई के अंदर करते हैं। रबी में इसकी बुआई जो है आप अक्टूबर के अंदर कर देनी चाहिए। और जायद के अंदर इसकी जो बुआई है वह मार्च महीने में कर देनी चाहिए। बीज दर इसके लिए कितनी चाहिए? तो 8 से 10 किलोग्राम बीज इसके लिए पर्याप्त है। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। बीज दर एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो सूरजमुखी की बीज दर जो है 8 से 10 किलोग्राम रखी जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। ज्यामिति की बात करें तो खरीफ क्रॉप है उस केस में ज्यामिति रखें तो रो टू रो जो डिस्टेंस है वह 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है खरीफ में 20 सेंटीमीटर रखते हैं। जबकि अगर अपन बात करें रबी की और जायद की फसल की तो इस केस में जो है रो टू रो जो डिस्टेंस है वह 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वह 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग में लिया जाता है। और इसके अंदर अगर पोटेशियम की कमी रहती है तो दाने का निर्माण नहीं होता है, ग्रेन फॉर्मेशन जो होता है वह नहीं होगा सूरजमुखी के अंदर, जो आपको मालूम होना चाहिए।
देन नेक्स्ट वन आता है सिंचाई की बात करें तो इसमें 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है या 3 जो है इसकी क्रिटिकल स्टेजेस मानी गई है सिंचाई के हिसाब से। पहला है 4 से 5 पत्ती अवस्था जो 40 से 50 दिन पर आती है। दूसरा है पुष्पन या फ्लोरिंग स्टेज जो 75 दिन पे आती है। तीसरा है दाना बनते समय ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज जो 110 दिन पे आती है। ये तीनों क्रांतिक अवस्थाएं मानी गई है। सूरजमुखी के केस में खरपतवार की बात करें तो सूरजमुखी की फसल हेतु खरपतवारों की क्रांतिक अवधि जो है क्रिटिकल पीरियड जो है 0 से 45 दिन का माना गया है। और इसमें खरपतवार नाशी जो काम में लेते हैं, हर्बिसाइड जो काम में लेते हैं वो फ्लूक्लोरिलीन बेसालिन का प्रयोग कर सकते हैं पीपीआई के रूप में, एलाक्लोर और पेंडामिथेलिन का प्रयोग कर सकते हैं पी के रूप में, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें मिट्टी चढ़ाने का काम, अर्थिंग अप का भी काम करते हैं ताकि प्लांट जो है गिरे नहीं, तेज हवा और इनसे बचा रहे। तो इसमें मिट्टी चढ़ाने अर्थिंग अप का काम भी किया जाता है सनफ्लोर के अंदर। देन पक्षियों से बचाव, तो आपको पूछ ले कि कौन सी ऐसी शस्य फसल है या ऐसी एग्रोनॉमिक क्रॉप है जिसके अंदर पक्षियों से जो है नुकसान ज्यादा होता है। इन विच क्रॉप द बर्ड कॉजिंग सीवियर डैमेज, बर्ड कॉजिंग सीवियर डैमेज, सीवियर डैमेज जो है पक्षी कौन सी फसल के अंदर करते हैं। तो इस केस में आपका आंसर जो जाएगा सूरजमुखी जाएगा। सनफ्लावर की फसल के अंदर पक्षियों से नुकसान सर्वाधिक हो सकता है जब उसमें बीज का निर्माण हो रहा होता है। तो उसके लिए जो है आप मेलाथियान मिथाइल पैराथियान चूर्ण का जो है बुरकाव कर सकते हो, डस्टिंग कर सकते हो मिथाइल पैराथियान चूर्ण की, और उन पक्षियों से जो है फसल को बचा सकते हो। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो यही है कि कौन सी शस्य फसल है जिसमें पक्षियों द्वारा सर्वाधिक नुकसान की संभावना रहती है, बर्ड्स को सीवियर डैमेज कर सकते हैं। तो वो आपके सूरजमुखी और सनफ्लावर के अंदर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें फूलों के अंदर बीज का निर्माण नहीं हो पाता है क्योंकि प्रॉपर पोलिनेशन जो होगा इसके अंदर जो है प्रॉपर अगर नहीं होगा तो इसके अंदर जो है ग्रेन की फॉर्मेशन, सीड की जो फॉर्मेशन होगी वह भी नहीं होगी। उसी को अपन जो कहते हैं वो जो है बीज और वो खाली रह जाएंगे, होलो रह जाएंगे। इसलिए उसके अंदर हैंड पोलिनेशन, हस्त परागण जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस में बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हस्त परागण जो होता है कौन सी फसल के अंदर करवाया जाना चाहिए। तो वह सूरजमुखी के अंदर, सनफ्लावर की फसल के अंदर जो है उसके फूलों को सुबह के समय कपड़े की सहायता से रगड़ के हस्त परागण करवाया जाता है। इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है? तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज जो है अपने को प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी बात हो गई सूरजमुखी के बारे में, सनफ्लावर के बारे में, जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए और वो आप लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।